हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है घोस्ट बस्टर्स, जो इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत होती है 1904 के समय को दिखाते हुए, जहाँ हम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एडवेंचरस सोसाइटी में कुछ पुलिस वाले को आते हुए देखते हैं। सभी पुलिस वाले दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो लोग देखते हैं कि पूरा कमरा बर्फ से जम चुका था। उस कमरे के अंदर जितने भी इंसान थे सभी बर्फ से जमे हुए थे। वहाँ उन लोगों में एक आदमी बैठा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक ऑर्ब रखा हुआ था, और जैसे ही वो पुलिस वाला ऑर्ब को छूता है वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी ऑर्ब की शक्ति से मर जाते हैं। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर गैरी और उसकी बीवी कैली और उसके दोनों बच्चे ट्रेवर और फोबी को देखते हैं, जो घोस्ट बस्टर का काम करते हैं। यानी कि शहर में जितने भी भूत या शैतान हमला करते हैं ये घोस्ट बस्टर्स सभी को मारने के लिए निकलते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हेल किचन का सुअर ड्रैगन मुक्त हो गया था और पूरे शहर में तबाही फैला रहा था। घोस्ट बस्टर की टीम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी फोबी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अपना हथियार यानी कि फोटोन मशीन निकालकर सुअर ड्रैगन को मारने की कोशिश करती है। फिर ट्रेवर अपना ड्रोन निकालता है और ये कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है, बल्कि इस ड्रोन की मदद से किसी भी आत्मा को भी कब्जे में कर सकता है। ट्रेवर ड्रोन को सुअर ड्रैगन की ओर भेज देता है और उसकी आत्मा को ड्रोन के अंदर बंद कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शहर में घोस्ट बस्टर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, जिसके चलते शहर के मेयर उन लोगों को अपने ऑफिस बुलाते हैं और शहर में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहते हैं। मेयर को पता चलता है कि फोबी एक नाबालिग लड़की है, यानी कि वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है और वो घोस्ट बस्टर का काम कर रही है, और कोई भी नाबालिग लड़की पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती और घोस्ट बस्टर तो कभी नहीं बन सकती, और इसीलिए फोबी को आज से कोई भी मिशन में जाने के लिए मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैली ने गैरी के साथ दूसरी शादी की थी और ये दोनों बच्चे गैरी के नहीं बल्कि कैली के हैं, और यहाँ ये लोग सभी फायर हाउस में रहते हैं जो कि घोस्ट बस्टर को दिया जाता है। और वहाँ एक कंटेनमेंट यूनिट मशीन भी है जिसमें भूतों को कैद करके रखा जाता है, और उस मशीन में दो लाइट रहती है, एक लाल रंग की और एक हरे रंग की। अगर वो मशीन लाल हो जाती है यानी कि मशीन के अंदर भूत भर चुके हैं, और अगर लाइट ग्रीन हो जाती है तो जितने भी भूत अंदर कैद हैं सभी भूत के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम रेमंड नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने जमाने में घोस्ट बस्टर का काम कर चुका था, और वो आज भी भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करते रहता है। उसका एक म्यूजियम भी है जिसमें कीमती चीज लाकर रखा जाता है। रेमंड अपना एक शो चलाता है जिसका नाम रीपोजेस्ड है, जिसमें कोई भी आदमी अपना कोई भी पुरानी चीज लेकर आता है, और अगर उस चीज के अंदर किसी की आत्मा कैद है तो रेमंड अपने PKE मीटर की मदद से उस आत्मा का पता लगा लेता है। इसी तरह उसके शो में एक औरत आती है जो अपने मरे हुए पति का घड़ी लेकर आती है। रेमंड अपने PKE मीटर की मदद से घड़ी की टेस्टिंग करता है और देखता है कि उसके अंदर कोई आत्मा कैद है कि नहीं, लेकिन मीटर में कुछ भी दिखा नहीं रहा था। इसका मतलब यह है कि घड़ी के अंदर कोई भी आत्मा कैद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद फोबी उसके म्यूजियम में आती है मूड स्लाइम देने के लिए। उसके म्यूजियम में पॉडकास्ट नाम का एक लड़का भी काम करता है। फोबी पॉडकास्ट के साथ नीचे वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ फोबी छोटे छोटे खिलौने की तरह दिखने वाले डॉल को देखती है जो अपने आप चल रहे थे, और वहाँ इस तरह के बहुत सारे डॉल थे। तभी उसके म्यूजियम में एक और आदमी आता है जिसका नाम नदीम है, और वो अपनी दादी माँ की सामान बेचने के लिए आता है। रेमंड उसका सामान देखता है और उस सामान में एक पीतल का ऑर्ब रखा हुआ था। रेमंड बताता है कि ये ऑर्ब किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकती है, और ये भी कहता है कि इसके अंदर बुरी आत्मा का साया हो सकता है। रेमंड अपने PKE मीटर की मदद से ऑर्ब को चेक करने लगता है। अचानक हम देखते हैं कि ऑर्ब के अंदर से कुछ शक्ति बाहर निकलने लगती है, और हम देखते हैं कि शहर के कुछ हिस्से में बर्फ जमना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि गैरी के घर में जो कंटेनमेंट यूनिट मशीन है उसमें भी बर्फ जम जाता है, और आसपास के दीवार में भी दरार आ जाती है। गैरी को पता चलता है कि 1984 से लेकर अब तक इस मशीन को खाली नहीं किया गया है, और तब से लेकर आज तक इसमें भूतों को कैद किया जा रहा है। इधर हम ट्रेवर को देखते हैं जो अपने घर के एटिक में देखता है कि हरे रंग का लिक्विड नीचे गिर रहा है। ट्रेवर एटिक के अंदर जाके चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, और कचरे के अंदर से एक हरा रंग का घोस्ट बाहर निकलता है और घर से बाहर निकल जाता है।
और उस घोस्ट को देखकर ट्रेवर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर एक दिन सभी घोस्ट बस्टर्स को एक नए घोस्ट का पता चलता है जो शहर में तबाही फैला रहा था और उसे पकड़ने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन इस बार फोबी उन लोगों के साथ नहीं जाती है, क्योंकि इस बार अगर मेयर को पता चल गया तो घोस्ट बस्टर्स के सारे इक्विपमेंट ले लिए जाएंगे और आज के बाद से वो सभी घोस्ट बस्टर का काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फोबी अकेले चेस खेलने के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके साथ कोई खेल रहा है, यानी कि सामने किसी का भूत बैठा हुआ था। अचानक उसके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जिसका नाम मेलोडी है। वो बताती है कि वो 16 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई है और उसकी मौत आग में जलने के कारण हुई है। फिर दोनों चेस खेलने लगते हैं, लेकिन मेलोडी फोबी को हरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। फिर हम गैरी के घर में एक इंजीनियर को देखते हैं जो कंटेनमेंट यूनिट मशीन को ठीक करने के लिए आता है और वो इंजीनियर विंस्टन के अंदर काम करता है। विंस्टन वही है जो इन लोगों से पहले घोस्ट बस्टर का काम करता था और अब वो सिर्फ घोस्ट बस्टर्स की मदद करता है। इंजीनियर जब उस मशीन को चेक कर रहा था तब उस मशीन के अंदर से बहुत अजीब तरह की आवाज आने लगती है। इंजीनियर बताता है कि इस मशीन के अंदर बहुत सारा कचरा भर चुका है और 1980 से लेकर आज तक इस मशीन को कोई भी साफ नहीं किया है और उसी समय एक हादसा भी हुआ था जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण फायर हाउस में दरार आ गई थी और इस दरार की वजह से हम दूसरी दुनिया में जा सकते थे और अब शायद कोई फिर से इस बिल्डिंग में दरार लाना चाहता है ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके और हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस फायर हाउस बिल्डिंग को हर हाल में बचाना होगा, नहीं तो पूरी इंसानियत खतरे में आ जाएगी। ट्रेवर कहता है कि अगर ये मशीन खराब हो गई है तो नया मशीन लाकर लगा देने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग सभी को लेकर रिसर्च सेंटर लेकर चले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट के अंदर आत्मा छुपी हुई है। वहाँ वो सभी एक मशीन बनाए हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आत्मा कैद है तो उस आत्मा को बाहर निकाला जाता है और उस आत्मा को डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर वहाँ नया कंटेनमेंट यूनिट मशीन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसमें इतनी जगह है कि आधा अमेरिका इसमें समा जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे भूत और आत्माओं को रखा जा सकता है और पुराने कंटेनमेंट से नए कंटेनमेंट में आत्माओं को लाने के लिए 3 से 7 साल का समय लग सकता है। इसके बाद रेमंड वहां पर वही ऑर्ब को लेकर आता है और बताता है कि इसके अंदर भी किसी की आत्मा छुपी हुई है, क्योंकि इस ऑर्ब ने पीकेई मीटर को तोड़ दिया था। वहाँ वो लोग सभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसमें आत्माएं कैद थी। उनमें से एक आत्मा का नाम पॉजेजर है और वो इतना खतरनाक है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने वश में कर सकता है। घर वापस आने के बाद फोबी बहुत उदास थी क्योंकि वो अब घोस्ट बस्टर का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी माइनर एज में है। गैरी समझाता है कि ये वक्त बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम हमारे साथ फिर से काम करने लगोगी। फिर उन लोगों को एक और भूत पकड़ने का काम दिया जाता है और फिर वो सभी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भूत पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फोबी अकेले ही घर में थी। तभी घर का फोन बजता है और फोबी को बताया जाता है कि एक जगह घोस्ट ने तबाही मचा दी है। फोबी अपना फोटोन मशीन को लेकर पॉडकास्ट के साथ भूत पकड़ने के लिए चली जाती है। बताई हुए जगह पर पहुंचने के बाद वहां पर मेलोडी को देखता है और पॉडकास्ट उसे पकड़ने के लिए कहता है। फोबी जैसे ही अपना मशीन ऑन करती है, मेलोडी वहां से गायब हो जाती है। इधर हम रिसर्च सेंटर में देखते हैं कि इंजीनियर उस पीतल के ऑर्ब के ऊपर टेस्टिंग कर रहा था और उसके अंदर अगर कोई आत्मा है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब टेस्टिंग शुरू होता है ऑर्ब के अंदर से तरंगे बाहर निकलने लगती है और वहां जितने भी भूत कैद थे सब बाहर निकलने की कोशिश करता है। इंजीनियर उस ऑर्ब को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बर्फ से जम जाता है। इधर फोबी अपने घर वापस पहुंचती है, तब मेलोडी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। मेलोडी उसका पूरा घर देखती है और देखते ही देखते वो बेसमेंट की ओर चली जाती है जहां कंटेनमेंट यूनिट मशीन भी लगा हुआ था। फोबी बताती है कि इसमें हम लोग भूत को कैद करके रखते हैं और भूत के शरीर के सारे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। मेलोडी अपने पास माचिस का बॉक्स निकालती है और कहती है कि इस माचिस के तिल्ली की वजह से हमारा सारा परिवार जल कर मर गया था और मेरे माता पिता एक अलग ही दुनिया में है और मुझे भी वहां पर जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगी।
तभी वहाँ पर फोबी की माँ आ जाती है और मेलोडी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर ऑर्ब को देखते हैं जो बर्फ की परत से जमने लगता है और शहर की बहुत सारी जगह में भी बर्फ की परत जमने लगती है। और उसी जगह हम देखते हैं कि मेलोडी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसे कुछ भयानक आवाज सुनाई देने लग रही थी जो मेलोडी से कुछ काम के बारे में बात कर रही थी, जिसके लिए मेलोडी काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो अपने घर के एटिक में जाता है हरे रंग का घोस्ट को पकड़ने के लिए। घोस्ट को बाहर निकालने के लिए ट्रेवर जमीन पर चिप्स डाल देता है और उस चिप्स को खाते हुए हरे रंग का घोस्ट बाहर निकल जाता है। और वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा भयानक था और उस हरे रंग के घोस्ट को भी वो भयानक आवाज सुनाई देने लग रही थी, जिसे सुनते ही वो घोस्ट वहां से भाग जाता है। और उस बिल्डिंग में एक जोरदार भूकंप आता है जिसके चलते कंटेनमेंट यूनिट मशीन में दरार आ जाती है। और ये देखकर घोस्ट बस्टर के सारे सदस्य हैरान हो जाते हैं। इधर रिसर्च सेंटर में इंजीनियर सभी को बताता है कि ऑर्ब बहुत ही ज्यादा ठंडा है और जब से ऑर्ब को यहाँ पर लाया गया है जितने भी आत्माएं यहाँ पर कैद हैं वो सभी आत्माएं ऑर्ब से बातें करने लग रही है। फिर वो सभी नदीम का पता करके उसके घर चले जाते हैं। नदीम बताता है कि ये घर उसकी दादी माँ का है और उसकी दादी माँ का एक सीक्रेट रूम भी है। जब वो सभी सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं तब वहाँ दादी माँ के रखे हुए सारे पुराने सामान देखते हैं। उस रूम को पीकेई मीटर की मदद से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर आत्मा कैद है कि नहीं। लेकिन जब पीकेई मीटर नदीम के ऊपर जाता है तब मीटर के अंदर से आवाज आने लगती है, यानी कि उन लोगों को समझ में आ गया था कि नदीम के अंदर किसी आत्मा ने वश में कर लिया है। नदीम को रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है और वहाँ उसके ऊपर टेस्टिंग करवाई जाती है। नदीम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका नदीम अगर नॉर्मली तरीके से आंसर दे देता है तो वो ठीक है। डॉक्टर नदीम से क्वेश्चन पूछने लगता है लेकिन डॉक्टर उसके चेहरे के ऊपर पेन से हमला करने लगता है। देखता था डॉक्टर जानना चाहता था कि नदीम को गुस्सा आता है कि नहीं, लेकिन नदीम कहता है कि तुम मेरे चेहरे पर पेन से हमला क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे जल रहे आग की ज्वाला बढ़ते जा रही थी और ये देखकर नदीम भी हैरान हो चुका था। इसके बाद पॉडकास्ट को देखते हैं जो भूत का एक वीडियो देख रहा था और उसमें एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लग रही थी। उस आवाज को सुनकर रेमंड कहता है कि ये एक प्राचीन भाषा है और इस भाषा का पता लगाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी में जाना होगा। इसके बाद वो तीनों सभी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी में जब उस भाषा को सुना जाता है और कहता है कि ये बहुत पुरानी भाषा है और इसका वजूद मिट चुका है। इसके बाद उस ऑर्ब का फोटो दिखाया जाता है और उन लोगों को एक प्राचीन किताब दिखाई जाती है। उस किताब में बताया गया है कि ऑर्ब के दीवार को तराशा गया था और माना जाता है कि ऑर्ब के अंदर एक जादुई चीज है जिसमें प्रेत आत्मा रहती है जिसका नाम गराका है। 4000 साल पहले गराका राजा रोशन दूर के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में कब्जा कर लेना चाहता था, लेकिन राजा को घराका के नियत पर शक होने लग रहा था। राजा ने घराका को तबाह करने का फैसला किया। राजा ने घराका का सिंग उखाड़ दिया था, जिसके चलते घराका ने फैसला किया कि वो मुर्दे लोगों का फौज बनाएगा और सारी इंसानियत के ऊपर हमला करेगा। लाइब्रेरियन अपने पास से एक रिकॉर्डिंग निकालता है और कहता है कि 1900 के समय के बाद जब मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी के कुछ रईस लोग वहाँ पर रहने के लिए आते थे जो पुराने और कीमती मूर्ति चुराया करते थे और उन लोगों ने उस ऑर्ब को भी चुराया था और ऑर्ब को खोलने के लिए एक मंत्र पढ़ा गया था। लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू होता है तभी वहाँ पर पॉजेसर का भूत आ जाता है और उस रिकॉर्डिंग को चुरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है। तीनों पॉजेसर को पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। पॉजेसर की आत्मा एक शेर की स्टैचू के अंदर चला आता है। रेमंड पॉजेसर को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन पॉजेसर शेर के स्टैचू को पॉजेस कर लेता है और शेर दहाड़ने लगता है। फोबी अपना फोटोन मशीन निकालती है और शेर के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके कारण शेर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन पॉजेसर की आत्मा वहां से चली जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और फोबी को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। वहां पर मेयर भी आकर कहता है कि आज से तुम सभी घोस्ट बस्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और तुम्हारे पास जितने भी इक्विपमेंट है सबको वापस ले लिया जाता है। इधर घर वापस आने के बाद वहां पर नदीम भी पहुंच जाता है। गैरी अपनी बीवी कैली को समझाता है कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि जब जब मुसीबत आई है तब तक शहर वालों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है क्योंकि हम घोस्ट बस्टर्स हैं। इधर नदीम भी बेसमेंट में चला आता है जहां इंजीनियर मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इंजीनियर बताता है कि अगर तुमने अपनी दादी माँ का ऑर्ब नहीं निकाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर वहाँ रेमंड भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारी दादी माँ ऑर्ब की रखवाली करती थी
और गराका और हमारी दुनिया के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती थी। और उनके जाने के बाद अब तुम फायर मास्टर हो, यानी कि तुम ही हम सबको बचाओगे। फिर नदीम से कहा जाता है कि बिना हाथ लगाए मोमबत्ती को आग से जलाने के लिए कहता है और उसे बताया जाता है कि तुम अपने हाथों की शक्ति से ऐसा कर सकते हो। नदीम अपना हाथ जब मोमबत्ती की ओर मोड़ता है तब आग की लौ अपने आप मुड़ने लगती है। ये देखकर नदीम बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि पहली बार वो ऐसा कुछ कर रहा था। इसके बाद हम फोबी को देखते हैं जो मेलोडी के साथ घूम रही थी। फोबी कहती है कि उसका एकमात्र दोस्त है जो कि तुम हो, लेकिन मेलोडी कहती है कि हमारे बीच अलग अलग डायमेंशन है। फोबी कहती है कि अगर मैं भी मर कर आत्मा बन जाऊं तो मैं भी तुम्हारी डायमेंशन में आ जाऊंगी और इसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। फिर वो दोनों रिसर्च सेंटर चले जाते हैं जहां ऑब्जेक्ट के अंदर की आत्मा को निकाला जाता था। फोबी खुद मशीन के अंदर चली जाती है और फिर मशीन चालू करने के बाद फोबी के अंदर से उसकी आत्मा निकल जाती है। फोबी की आत्मा मेलोडी से बात करने लगती है, लेकिन मेलोडी फोबी से माफी मांगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि फोबी की आत्मा को कोई अपने वश में कर लिया है और ये और कोई नहीं बल्कि गराका था। मेलोडी बताती है कि गराका सिर्फ आत्माओं को वश में कर सकता है, जिंदा लोगों को नहीं। तभी ऑर्ब अपने आप ही हवा में फ्लोट करने लगता है और पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हमें गराका की आवाज सुनाई देने लगती है जो फोबी से कहता है तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी फोबी की आत्मा वापस अपने शरीर में चली जाती है और वो वापस से जिंदा हो जाती है और देखती है कि गराका रिसर्च सेंटर के अंदर आ चुका था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। फिर गराका वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में गैरी और बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। इधर गराका नदीम के घर पहुंचता है जहां उसकी दादी माँ का सीक्रेट रूम था और वहां जाकर वो अपना सिंग ले लेता है और अपने सिर पर लगा लेता है। अगले ही दिन गराका पूरे शहर में तबाही करना शुरू कर देता है और उसे रोकने के लिए घोस्ट बस्टर उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। फोबी अपने आप से बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से एक राक्षस रिहा हो चुका था और वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। सभी घोस्ट बस्टर्स अपने फायर हाउस पहुंचते हैं और वहां पर रखे हुए सारे हथियार और फोटोन मशीन इकट्ठा करने लगता है। रेमन कहता है कि गराका हमारे कंटेनमेंट यूनिट मशीन के पीछे पड़ा है क्योंकि उसके अंदर जितने भी आत्माएं हैं उन सभी को रिहा कर देना चाहता है और उसकी फौज बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन गराका को रोकने के लिए पीतल के हथियार चाहिए होंगे क्योंकि उस जमाने में भूतों को पकड़ने के लिए पीतल का हथियार की जरूरत होती थी, जिसके लिए फोबी अपने सारे फोटोन मशीन के ऊपर पीतल की परत लगाने लगती है जिसकी मदद से वो गराका को हरा सके। सभी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ट्रेवर और उसके साथी लकी दोनों छत में जाकर देखते हैं कि एक साइकिल अपने आप ही चलकर फायर हाउस की तरफ आ रहा था। तभी दरवाजा टूट जाता है और पॉजेसर आकर घोस्ट बस्टर की गाड़ी को वश में कर लेता है। फिर पॉजेसर गाड़ी से निकलकर फोटोन मशीन को अपने वश में कर लेता है और ट्रेवर के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी वहां पर नदीम पहुंच जाता है और अपनी शक्ति से फोटोन मशीन की लेजर को डाइवर्ट कर देता है। पॉजेसर मशीन से निकल जाता है और एक पिज्जा को अपने वश में कर लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वो हरे रंग का भूत आ जाता है और उस पिज्जा को पकड़ के उसे खा लेता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्फ से जमना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर गराका फायर हाउस पहुंच जाता है और बेसमेंट की ओर जाने लगता है और उसे रोकने के लिए सभी फोटोन मशीन से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर वहां पर नदीम पहुंच जाता है और गराका को धमकी देता है कि यहाँ से चले जाने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं फायर मास्टर हूँ। नदीम लाइटर निकालकर आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन लाइटर से आग नहीं जल रही थी। गराका लाइटर को छीन लेता है और उसे तोड़ देता है और पूरी जगह को बर्फ से ढांक देता है। गराका अपनी शक्ति से सारी आत्माओं को बाहर निकलने के लिए कहता है और देखते ही देखते सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती है और पूरे शहर में कब्जा करने लगती है। फिर फोबी वहां पर आती है और अपने फोटोन मशीन की मदद से गराका के ऊपर हमला करने लगती है क्योंकि फोबी ने पहले ही अपने फोटोन मशीन को पीतल में बदल दिया था और पीतल की वजह से ही गराका को हराया जा सकता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। गराका अपनी शक्ति से मशीन को बर्फ में बदल देता है। फिर गराका फोबी की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मेलोडी पहुंच जाती है और उसके पास जो माचिस की तिल्ली थी वो जला डालती है और आग जलने से नदीम अपनी शक्ति से एक फायर बॉल बना देता है और उस फायर बॉल की मदद से नदीम गराका के ऊपर हमला करने लगता है और उस गर्मी की वजह से चारों तरफ जितने भी बर्फ थे सब पिघलने लगता है। सभी लोग फोबी की मदद करने लगते हैं गराका को हराने के लिए।
इधर पॉडकास्ट अपना ड्रोन निकालता है गराका को कब्जे में लाने के लिए, लेकिन गराका ड्रोन को बड़ी आसानी से तोड़ डालता है। इधर हम रेमंड को देखते हैं जो कंटेनमेंट यूनिट मशीन को चालू करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में मशीन चालू भी हो जाता है, जिसके चलते सभी आत्माएं मशीन के अंदर चली जाती है और साथ में गराका भी कंटेनमेंट यूनिट मशीन के अंदर कैद हो जाता है। इधर मेलोडी फोबी से माफी मांगती है और फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ बर्फ जमा हुआ था सभी जगह बर्फ पिघलने लगता है। मूवी की आखिरी में हम देखते हैं कि पूरे शहर को बचा लिया जाता है और वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं घोस्ट बस्टर्स का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर अचानक हम देखते हैं कि दो घोस्ट फिर से शहर के ऊपर हमला करने लगता है और उन दोनों घोस्ट को पकड़ने के लिए सभी घोस्ट बस्टर्स अपनी गाड़ी में बैठकर घोस्ट को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।